अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। 2023 का पहला वीडियो। जी हाँ, 2023 का पहला वीडियो और काफ़ी अरसा हो गया कोई भी वीडियो अपलोड मैंने नहीं किया था। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए। कुछ मसरूफियात की वजह से हो जाता है कभी-कभी जनाब। तो अब कोशिश होगी मुख्तलिफ टॉपिक्स पे जो मैंने वीडियोज़ की एक सीरीज़ बनाई है वो जल्द से जल्द अपलोड करता रहूँ आप दोस्तों के लिए। फ़िलहाल आज का जो वीडियो कोशिश करूँगा मुख्तसर हो और आज का वीडियो आपके सवालों पर ही है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर चैनल पर नए हैं तो, और बेल का आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली जो वीडियोज़ है वो आप तक पहुंचती रहें। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले जो सवाल है वो काफ़ी दोस्त कर रहे हैं कि 2023 में अब ज़ियारत पे जो ख़ास तौर पर नए लोग जो जा रहे हैं ईरान या इराक की ज़ियारतों पर, तो वो ज़्यादातर ये पूछते हैं कि अब इस वक्त क्या ख़र्चा आ रहा है ज़ियारतों पर। ये बहुत अहम सवाल है उन लोगों के लिए जो फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं, ज़ियारतों का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो जनाब मैं पहले भी आप सबको बता चुका हूँ कि जो ख़र्चा होता है ट्रैवलिंग का या फिर रिहाइश का वो मुख्तलिफ होता है। आप जिस तरह की ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, जिस तरह का जो होटलिंग करना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, उसी हिसाब से आपका ख़र्चा होता है, और जितने दिन ज़्यादा आप रहना चाहते हैं उसी हिसाब से आपका ख़र्चा होता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आप अब अकेले जाएंगे या फिर आप किसी कारवां के साथ जाते हैं। तो ईरान जाने के लिए इस वक्त जो ज़्यादातर पैकेजेस चल रहे हैं वो 40,000 से 50,000 तक के ज़्यादातर पैकेजेस जो बाय रोड जा रहे हैं उनके चल रहे हैं। तो आप जब उनका पैकेज लेते हैं ईरान जाने के लिए तो तकरीबन 12 से 14 दिन में आप वापस अपने घर तक पहुंच जाते हैं। और इसके अलावा आपके पास कितने पैसे होने चाहिए वो भी आपके ऊपर है। ज़्यादातर जो आपको यहाँ से लेके जाते हैं इन पैकेजेस में वो आपको रिहाइश प्लस 2 वक्त का खाना आपको फ्री देते हैं, लेकिन रास्ते में आपको वो खाना फ्री नहीं देते। यहाँ पे कभी-कभी बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनको ये पता नहीं होता। रास्ते में जब ट्रैवलिंग होती है, जब बसों में आप जाते हैं तो उस वक्त ख़र्चा आपको अपना करना पड़ता है। जब आप किसी होटल में रहते हैं जाके तो वहाँ पर वो आपको 2 वक्त का खाना देते हैं, कोई आपको नाश्ता देता है, कोई आपको नाश्ता नहीं भी देता। तो इस तरह आप ख़र्चा करते हैं। तो रास्ते में जो ख़र्चा होता है खाने-पीने का वो आपके ऊपर होता है, और उसके अलावा जितनी ख़रीदारी आप करना चाहें तो उस हिसाब से आप अपने साथ उतनी कैश रख सकते हैं। ठीक है जनाब, ये था ख़र्चा। तो क्लियर हो गया कि 40 से 50,000 आप किसी ट्रैवल एजेंट को देंगे जो आपको यहाँ से जो कारवां जाएगा वो आपको लेके जाएगा। उसके बाद आप जितनी रकम अपने साथ रखना चाहें 20, 30, 40, 50 या उससे भी ज़्यादा हज़ार आप रखना चाहें, आपकी जो ज़रूरत हो उसी हिसाब से आप जा सकते हैं। आपको ये ज़हन में रखना है कि 12-13 दिन आपका ख़र्चा निकल जाए। ठीक है जी। दूसरा जो सवाल है वो ये है कि रिमदान बेहतर है कि तफ्तान बॉर्डर बेहतर है जाने के लिए। बहुत से लोग जो कारवां के साथ नहीं जाते, अपने तौर पर जाते हैं, तो उनके लिए ये अहम सवाल होता है कि बेहतर कौन-सा है। तो फ़र्क दोनों में क्या है? जनाब सिंध में रहने वाले जो लोग हैं कराची, हैदराबाद और इंटीरियर के, उनके लिए तो करीब तर रमदान ही पड़ता है, वहाँ से वो आसानी से चले जाते हैं। लेकिन पंजाब से जो लोग आते हैं वो तफ्तान उनको करीब पड़ता है, वहाँ से तफ्तान से जा सकते हैं। लेकिन लोग ज़्यादातर थोड़ा बहुत परेशान होते हैं सिक्योरिटी की वजह से कि वहाँ से कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं और यहाँ से प्रॉब्लम्स नहीं होते। इस वजह से बहुत से लोग ये चाहते हैं कि हम रिमदान से ही जाएँ। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तरफ से कोई भी ऐसा वाक़या पेश नहीं आया, तो आप कहीं से भी जा सकते हैं जो आपको ईज़ी लगता है। ठीक है जी। उसके बाद ज़्यादातर जो सवाल होता है कि हम कारवां के साथ जाएँ या अपने तौर पर, यानी ख़र्चा ज़्यादा कारवां के साथ आता है या फिर अपने तौर पर। तो जनाब जब आप कारवां के साथ जाते हैं तो कारवां के साथ जाने में ये होता है कि एक फ़िक्स रकम आप उन्हें दे देते हैं और आपको टेंशन नहीं होती कि आप कि ट्रैवलिंग में क्या ख़र्चा आ रहा है, और खाना-पीना जो वहाँ पे होटलिंग वग़ैरह ये सारी चीज़ें होती हैं वो उनकी ज़िम्मेदारी होती है। ये टेंशन आपको बिल्कुल नहीं होती। ये अलग बात होती है कि आपकी हर जगह मर्ज़ी नहीं चलती। मसलन जहाँ भी वो जाते हैं तो सब एक साथ ही जाते हैं। इसमें आपकी बचत भी हो जाती है। उसके अलावा जो ख़रीदारी आपको वहाँ पर करनी होती है, मसलन आप जिन शहरों में रहते हैं, ज़ियारतों के लिए जा रहे हैं मशहद में या कुम में, तो वहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी पर कहीं पर भी जा सकते हैं। तो ये होता है कारवां के साथ जाना। और अगर आप अपने तौर पर जाते हैं तो फ़र्क इतना होता है कि सबसे पहली बात तो जब आप अपने तौर पर जाते हैं तो
अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो मेरा मशवरा आपको हमेशा यही होता है कि पहली बार जा रहे हैं तो कम से कम आप पहली दफ़ा कारवां के साथ जाएँ और अकेले मत जाएँ। लेकिन फिर भी अगर आप जाते हैं तो फ़र्क क्या होता है? फ़र्क यही होता है कि आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, जहाँ पर जितना ज़्यादा आप रहना चाहें वो रह सकते हैं। मसलन आप मशहद में ज़्यादा ठहरना चाहते हैं और अपनी मर्ज़ी की रिहाइश चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकती है। लेकिन ये है कि अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो परेशानी हो जाती है, बहुत सी चीज़ें आपको महंगी मिल सकती हैं अगर आपको ज़्यादा मालूमात ना हो तो। उसके बाद जनाब आते हैं सबसे पहला सवाल जो होता है पासपोर्ट के बारे में, क्योंकि सबसे पहला मरहला अगर आप ज़ियारतों में जा रहे हैं तो पासपोर्ट का होता है। पासपोर्ट जब बनवाना होता है तो सबसे पहले आपका सवाल यही होता है कि फ़ीस कितनी है पासपोर्ट की। फ़ीस जनाब इस वक्त तकरीबन 3,000 है। ऑर्डिनरी नॉर्मल पासपोर्ट अगर आप 36 सिफ़ात वाला बनवाना चाहते हैं तो 3,000 फ़ीस है और ज़्यादा से ज़्यादा 25 रुपये और आपके वहाँ पर जब आप स्लिप जो है बैंक में देते हैं तो उस वक्त आपको वो 3,025 रुपये फ़िल करने पड़ते हैं। तो ये टोटल ख़र्चा होता है आपका और तकरीबन आपको 12 से 15 दिन में आपको पासपोर्ट मिल जाता है। तो ये ख़र्चा होता है पासपोर्ट का। अगर आप एजेंट के थ्रू काम करते हैं, यानी किसी एजेंट को पकड़ते हैं, उससे कहते हैं कि सारा काम हमें करवा दें, तो फिर एजेंट को आपको 500 या फिर 700-800 एजेंट को आपको देने पड़ते हैं। लेकिन इतना जो मुश्किल ये मामला नहीं होता। अगर आप ख़ुद बनवाना चाहें तो फिर ख़ुद भी इतने पैसों में आप बनवा सकते हैं। इसी हवाले से एक दूसरा सवाल है कि 36 सिफ़ात वाला पासपोर्ट और 72 वाला, इसमें दोनों में फ़र्क क्या होता है? फ़र्क जनाब सिर्फ इतना होता है कि अगर आप ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं तो फिर आपको 36 से ज़्यादा सिफ़ात वाला कोई भी पासपोर्ट आपको लेना पड़ता है। लेकिन अगर आपका बाहर मतलब किसी दूसरे मुल्क में इतना सफ़र नहीं होता, कभी कभी आप जा रहे हैं ज़ियारतों के लिए या किसी और मामले के लिए, तो 36 वाला आपके लिए काफ़ी होता है सिफ़ात वाला। ठीक है जी। और उसके बाद सवाल आता है पासपोर्ट के बारे में ही। बहुत से लोग इसमें परेशान होते हैं कि जब आप स्लिप फ़िल करते हैं तो NIC नंबर वहाँ पे आपको लिखना पड़ता है, लेकिन जब बच्चों का पासपोर्ट बनवाना होता है तो फिर आप परेशान होते हैं। काफ़ी दफ़ा ये सवाल आया है मेरे पास कि वहाँ पे हम स्लिप में क्या लिखें, क्योंकि बच्चों का शनासी कार्ड तो बना हुआ ही नहीं है। तो उसके लिए जनाब जब आप स्लिप फ़िल करते हैं तो उस वक्त बेफ़ार्म आपको जो होता है बच्चों का वो निकलवाना पड़ता है और उस पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो आपको NIC की बदले NIC नंबर के बदले वहाँ पर आपको लिखना पड़ता है, क्योंकि वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है बेफ़ार्म पर वही NIC नंबर होता है उस बच्चे का उस वक्त। क्योंकि जनाब अगले हिस्से की तरफ आते हैं। अब प्रोसेस होता है वीज़ा का। अगर आप कारवां के ज़रिए जा रहे हैं तो फिर आपको ये टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं। वीज़ा वगैरह सारा जो काम होता है वो उन्हीं का होता है कारवां के साथ, जिसके साथ आप जाते हैं। ट्रैवल एजेंसी के साथ आप जाते हैं, जो आपको यहाँ से भेजते हैं या अपने साथ लेके जाते हैं, उन्हीं का वो काम होता है सारा। लेकिन आप अपने तौर पर जा रहे हैं तो फिर आपको वीज़ा जो है वो कौन सी अप्लाई करनी चाहिए? वीज़ा जो है आपको ज़ियारत वीज़ा ही अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि वो सबसे सस्ती पड़ती है। लेकिन उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि जब आप अपने तौर पर अप्लाई कर रहे हैं तो अपने तौर पर अप्लाई करना बेहतर होता है या फिर एजेंट के ज़रिए अप्लाई करना बेहतर होता है? एजेंट के ज़रिए अप्लाई करने में और आप में फ़र्क ये होता है कि जब आप अपने तौर पर अप्लाई करते हैं तो जो उसकी फ़ीस होती है सिर्फ वही आपको पेड करनी पड़ती है और आपको एम्बेसी खुद जाना पड़ता है। लेकिन कभी कभी आपको ये जवाब भी मिल जाता है वहाँ से, यानी आपका वीज़ा नहीं लगता और ये कहा जाता है कि आप एजेंट के थ्रू अप्लाई करें। एजेंट के थ्रू अप्लाई करने जब आप करते हैं तो उसमें ये फ़ायदा होता है कि तकरीबन जो अप्रूव होने के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको 2-2.5 हज़ार ज़्यादा पैसे एजेंट को देने पड़ते हैं और वो आपको घर बैठे ही वीज़ा लगवा के पासपोर्ट आपको दे देते हैं। उसके बाद आते हैं, एक और सवाल है इंश्योरेंस की बात, कि इंश्योरेंस आपको करवानी चाहिए या वहाँ से हो जाती है? वहाँ से भी इंश्योरेंस यानी बॉर्डर से भी हो जाती है। जैसे ही आप एंट्री करते हैं ईरान में तो वो आपको इंश्योरेंस की जो फ़ीस होती है वो आपसे लेते हैं और फिर आपकी इंश्योरेंस करवा लेते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान से करवा के जाते हैं तो तकरीबन 50% जो है पैसे वो आपके बच जाते हैं। तो अगर आप ईरान से करवाते हैं तकरीबन 1600-1700 में आपकी हो जाती है, लेकिन आप पाकिस्तान से करवाएंगे तो काफ़ी बचत इसमें आपकी हो जाती है। तो आज का वीडियो इतना ही था, कोशिश की मुख्तसर होने की, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा हो गया है। कुछ और सवालात रहते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उन सवालात के बारे में ज़रूर बात करेंगे। लेकिन एक बात याद रखें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल का आइकन भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि आने वाली जो मालूमाती वीडियोज़ हैं ज़ियारतियों के बारे में वो आप तक ज़रूर पहुँचती रहें।
یہ ویڈیو ہے جناب ایران کی زیارتوں کے بارے میں۔ اگر آپ ایران جانا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ عراق کا جو ویڈیو ہوگا انشاءاللہ نیکسٹ بنائیں گے، جس میں آپ کو فل معلومات دیں گے آپ اگر عراق جانا چاہتے ہیں تو کس طرح جا سکتے ہیں۔ اوکے دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ جلد کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔